भारत निम्नलिखित में से किस देश के साथ 13 दिवसीय युद्धाभ्यास इंद्र 2021 में संलग्न है? ए रूस, बी अमेरिका, सी फ्रांस अथवा डी ब्रिटेन। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रूस। दोस्तों भारत का रूस के साथ बहुत ही घनिष्ठ संबंध रहे हैं और यह सोवियत संघ के काल से ही मौजूद है। वर्तमान में रूस के साथ राजनीतिक के साथ साथ सैन्य रिश्तों को मजबूती प्रदान करने के लिए 13 दिवसीय 13 दिनों का संयुक्त युद्धाभ्यास इंद्र 2021 का 12वां संस्करण आरंभ हो गया है। 13 दिनों तक चलने वाला यह युद्धाभ्यास दक्षिणी रूस के वोल्गोग्राड क्षेत्र में आयोजित की गई है, जो 1 अगस्त से 13 अगस्त तक किए जाएंगे। अभ्यास के संचालन में दोनों देशों के दलों के विशेषज्ञ समूहों के बीच भी अकादमिक चर्चा भी होगी। भारत और रूस के बीच 13 दिवसीय सैन्य अभ्यास अंतर्राष्ट्रीय आतंकी समूहों के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र के संयुक्त बलों के ढांचे के तहत किया जा रहा है और यह अभ्यास आतंकवाद विरोधी अभियानों का संचालन भी करेगा। भारत सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया है। इसकी घोषणा किस दिन की गई? ऑप्शन ए 5 अगस्त 2021, ऑप्शन बी 6 अगस्त 2021, ऑप्शन सी 7 अगस्त 2021 अथवा ऑप्शन डी 8 अगस्त 2021। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 6 अगस्त 2021। भारत सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखने का निर्णय लिया है। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री ने 6 अगस्त 2021 को की है। ध्यान रखिएगा कि खेल रत्न अवार्ड देश का सबसे बड़ा खेल सम्मान है। दोस्तों हॉकी के महान खिलाड़ी जिन्हें हॉकी के जादूगर के रूप में हम लोग जानते हैं, मेजर ध्यानचंद का हॉकी में अविश्वसनीय योगदान रहा है। उन्होंने 3 ओलंपिक जो एम्स्टर्डम, लॉस एंजलिस और बर्लिन में हुए थे, इन तीनों ओलंपिक खेलों में कुल मिलाकर 39 गोल किए हैं, जो उनके बेहतरीन प्रदर्शन का परिचायक है। 1936 का बर्लिन ओलंपिक उनका अंतिम ओलंपिक था और उस ओलंपिक में उन्होंने कुल 13 गोल दागे थे। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को प्रयागराज में हुआ था। जी हां, इलाहाबाद जो अब प्रयागराज कहलाते हैं। उनके जन्मदिन को भारत के राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। जी हां, भारत में जो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है वो 29 अगस्त को मनाया जाता है और वह दिन मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन भी है। इसी दिन खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए खेलों का सर्वोच्च सम्मान यानी खेल रत्न अवार्ड दिया जाता है। इसके अलावा अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार भी इसी दिन यानी 29 अगस्त के दिन प्रदान की जाती है। ध्यान रखिएगा कि खेल रत्न अवार्ड देश का सबसे बड़ा खेल क्षेत्र का सम्मान है और यह पुरस्कार पहली बार 1991-92 में दिया गया था और तब इसका नाम देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर रखा गया था। इस अवार्ड की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है खेल के क्षेत्र में सराहना और जागरूकता फैलाना, साथ ही खिलाड़ियों को सम्मानित कर उनकी प्रतिष्ठा बढ़ाना। सबसे पहला खेल रत्न पुरस्कार, ध्यान रखिएगा, सबसे पहला खेल रत्न पुरस्कार जो 1991-92 में दिया गया था, वो दिया गया था भारतीय ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद को, जो शतरंज के महान खिलाड़ी हैं। अब तक कुल 45 लोगों को यह अवार्ड दिया जा चुका है। टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने एथलेटिक्स मुकाबले में पहला स्वर्ण पदक देश के लिए जीता है। उन्होंने जेवलिन थ्रो, जी हां, भाला फेंक इवेंट में निम्न में से कितनी दूरी तक भाला या जेवलिन फेंक कर गोल्ड मेडल अपने नाम किया है? ऑप्शन ए 88.78 मीटर, ऑप्शन बी 87.58 मीटर, ऑप्शन सी 86.85 मीटर या ऑप्शन डी 87.96 मीटर। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 87.58 मीटर। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में जेवलिन थ्रो फाइनल में 87.58, जी हां, 87.58 मीटर की दूरी तक भाला अथवा जेवलिन थ्रो कर अपने लिए और देश के लिए एथलेटिक्स मुकाबले में पहला स्वर्ण पदक हासिल किया। नीरज चोपड़ा फील्ड एंड ट्रैक में गोल्ड जीतने वाले पहले
और व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल करने वाले सिर्फ दूसरे भारतीय हैं। इनसे पहले निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने 2008 में बीजिंग ओलंपिक में निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता था। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? ध्यान रखिएगा, ये टोक्यो ओलंपिक 2020 का था, जिसका आयोजन 2021 में किया गया। कोरोना के कारण ये पिछले वर्ष आयोजित नहीं किया जा सका था, इसलिए इसे टोक्यो ओलंपिक 2020 ही कहा जाता है। इस ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो ऑप्शन ए 6 पदक, ऑप्शन बी 7 पदक, ऑप्शन सी 8 पदक या ऑप्शन डी 9 पदक। आंसर है ऑप्शन बी 7 पदक। दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक में भारत ने अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। इस ओलंपिक में भारत ने 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज सहित कुल 7 मेडल जीते हैं। इन 7 पदकों के साथ भारत पदक तालिका में 48वें स्थान पर रहा। ओलंपिक इतिहास में भारत का यह सबसे शानदार प्रदर्शन है। भारत की ओर से जिन खिलाड़ियों ने पदक जीते हैं वे हैं गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा, उनका जो इवेंट है वह जैवलिन थ्रो भाला फेंक प्रतियोगिता में। सिल्वर मेडल 2 लोगों ने गेन किया, पहला मीराबाई चानू जिन्हें वेट लिफ्टिंग में नहीं मिला, और इसके पश्चात रवि कुमार दहिया, उन्हें कुश्ती में सिल्वर मेडल मिला है। ब्रॉन्ज मेडल के 4 प्रमुख प्राप्तकर्ता हैं पीवी सिंधु बैडमिंटन में, बजरंग पूनिया कुश्ती में, लवलीना बोर्गोहेन मुक्केबाजी में और सबसे प्रमुख पुरुष हॉकी टीम। हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण निम्न में से किस देश में किया गया है? ए भारत, बी चीन, सी बोलिविया अथवा डी इटली। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भारत। दुनिया की सबसे ऊंची सड़क भारत में पूर्वी लद्दाख में सीमा सड़क संगठन, जी हां BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा उमलिंगला दर्रे के पास, कहां पर? उमलिंगला दर्रे के पास 19,300 फीट की ऊंचाई पर बनाई गई है। उमलिंगला दर्रे से होकर गुजरने वाली यह सड़क 52 किलोमीटर लंबी है। जी हां, 52 किलोमीटर लंबी यह सड़क है जिसे तारकोल से बनाई गई है। इसने बोलिविया की सबसे ऊंची सड़क के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और यह अब दुनिया की सबसे ऊंची सड़क है। अब तक बोलिविया में बनाई गई सड़क दुनिया की सबसे ऊंची सड़क मानी जाती थी, जो 18,953 फीट की ऊंचाई पर बनाई गई है। रक्षा मंत्रालय, जी हां, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अनुसार उमलिंगला दर्रा में तापमान भीषण सर्दियों के मौसम में -40 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकती है। इस ऊंचाई पर ऑक्सीजन का स्तर सामान्य स्थानों की तुलना में भी लगभग 50% तक कम होती है। इससे किसी के लिए भी वहां ज्यादा समय तक रहना बेहद मुश्किल हो जाता है। यह सड़क जिस स्थान पर बनाई गई है वह माउंट एवरेस्ट के आधार शिविरों से भी अधिक ऊंचाई पर मौजूद है। साथ ही यह सियाचिन ग्लेशियर से भी काफी ऊंचा है। माउंट एवरेस्ट का नेपाल स्थित जो साउथ बेस कैंप है उसकी ऊंचाई है 17,598 फीट, जबकि तिब्बत में स्थित नॉर्थ बेस कैंप की ऊंचाई है 16,900 फीट। और दूसरी ओर सियाचिन ग्लेशियर की बात करूं तो उसकी ऊंचाई है 17,700 फीट। इस तरह यह जो सड़क है इन सब से काफ़ी ऊंचाई पर मौजूद है और इस कारण यह आज दुनिया की सबसे ऊंची सड़क है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा दी गई चेतावनी के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग के कारण पृथ्वी की सतह का औसत तापमान 2030 तक कितने डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की संभावना है? ऑप्शन ए 2.5 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 2 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 1.5 डिग्री सेल्सियस एंड ऑप्शन डी 1 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों, इसका सही आंसर है 1.5 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण पृथ्वी की सतह का औसत तापमान 2030 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगी। जी हां, 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगी। इस ग्लोबल वार्मिंग के लिए साफ तौर पर मानव जाति को जिम्मेदार माना गया है। हम सभी इसके लिए जिम्मेदार हैं जो यह होने वाली है। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज अर्थात IPCC की रिपोर्ट के आधार पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह चेतावनी जारी की है।
रिपोर्ट के अनुसार 1980 के बाद से ही समुद्र की ओर से उठने वाली हीट वेव यानी गर्म हवाओं का सिलसिला तेज हो गया है। विशेषकर 2006 के बाद तो इसमें और भी तेजी आई है और यह गंभीर बदलाव देखने को अब मिल रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार वायुमंडल को गर्म करने वाली गैसों का उत्सर्जन जिस तरह से जारी है, उसकी वजह से केवल 2 दशकों में ही तापमान की सीमाएं टूट चुकी हैं। रिपोर्ट में आशंका व्यक्त की गई है कि शताब्दी के अंत तक समुद्र का जलस्तर लगभग 2 मीटर तक बढ़ सकता है। भारत में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री दक्ष पोर्टल और मोबाइल ऐप का शुभारंभ कब किया गया? ऑप्शन ए 6 अगस्त 2021, ऑप्शन बी 7 अगस्त 2021, ऑप्शन सी 8 अगस्त 2021 अथवा ऑप्शन डी 9 अगस्त 2021। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 7 अगस्त 2021। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने 7 अगस्त 2021 को कौशल विकास योजनाओं को लक्षित समूहों के लिए सुलभ बनाने हेतु प्रधानमंत्री दक्ष पोर्टल और प्रधानमंत्री दक्ष मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन NEGD अर्थात नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन के सहयोग से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। यह ध्यान में रखिएगा, ये जो विभाग है, जो मंत्रालय है, वो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। उसके द्वारा ही ये दोनों चीज, कौन कौन सी चीज, प्रधानमंत्री दक्ष पोर्टल और प्रधानमंत्री दक्ष मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 2021-22 से प्रधानमंत्री दक्ष और कुशलता संपन्न हितग्राही योजना, जी हां, जिसे हम प्रधानमंत्री दक्ष योजना के नाम से जानते हैं, लागू की गई है। इस योजना के तहत पात्र लक्ष्य समूहों को अल्पावधि यानी कम अवधि के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों और दीर्घकालिक प्रशिक्षण यानी लंबे समय वाली प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आधार पर कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किए जा रहे हैं। यानी उन्हें अल्प अवधि के लिए भी और दीर्घकालिक अवधि के लिए भी प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की एक उच्च स्तरीय खुली परिचर्चा की अध्यक्षता करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। उन्होंने निम्न में से किस दिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता की थी? ऑप्शन ए 8 अगस्त, ऑप्शन बी 9 अगस्त, ऑप्शन सी 10 अगस्त अथवा ऑप्शन डी 11 अगस्त। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 9 अगस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में एक उच्च स्तरीय खुली परिचर्चा की अध्यक्षता 9 अगस्त 2021 को की। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस बैठक की अध्यक्षता की थी। इस खुली परिचर्चा के दौरान इसके केंद्र में समुद्री अपराध, असुरक्षा तथा इस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने समुद्री सुरक्षा और समुद्री अपराध के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा कर कई प्रस्ताव पारित किए हैं। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। जी हां, परमानेंट मेंबर भारत नहीं है। सुरक्षा परिषद में कुल 15 देश शामिल हैं, जिनमें 5 स्थायी परमानेंट और 10 अस्थायी सदस्य देश शामिल होते हैं। यहां पर अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन स्थायी सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के। तो वहीं 10 अस्थायी सदस्यों में से भारत भी वर्तमान में एक सदस्य है और इसका कार्यकाल 2 वर्षों का है। यह कार्यकाल 1 जनवरी 2021 से आरंभ हुई है और यह अगले साल 31 दिसंबर 2022 तक बनी रहेगी। विश्व शेर दिवस, जी हां, वर्ल्ड लायन डे निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? ए 9 अगस्त, बी 10 अगस्त, सी 11 अगस्त अथवा डी 12 अगस्त। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 10 अगस्त। दोस्तों, विश्व शेर दिवस हर वर्ष 10 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है शेरों के शिकार को रोकना और उसके संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना। एशिया में सबसे ज़्यादा शेर भारत में मिलते हैं। एशियाई शेर भारत में मिलने वाली सबसे बड़ी प्रजाति है और इसके अलावा अन्य जो 4 रॉयल बंगाल टाइगर, इंडियन लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड और स्नो लेपर्ड भी शामिल हैं जो भारत में मिलते हैं।
ध्यान रहे कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो अशोक स्तंभ है उसमें शेर का ही चित्र अंकित है। नर शेर की गर्दन पर बाल होते हैं लेकिन मादा की गर्दन पर बाल नहीं होते। यह मुख्य अंतर है शेर और शेरनी में। शेर बिल्ली की प्रजाति में आता है और इन्हें बिग कैट भी कहा जाता है। तो सबसे पहले विश्व शेर दिवस की शुरुआत कब हुई थी? तो इसे मनाने की शुरुआत हुई थी 2013 में। दोस्तों, करंट अफेयर्स से संबंधित ये जो पूरा सेशन, ये पूरा वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। करंट अफेयर्स से संबंधित हमारे जो भी वीडियोस आए उन्हें आप बारीकी से पूरी तरह अवश्य देखें, तभी आपको अधिक फायदा मिलने वाली है। क्योंकि ये यूपीएससी और स्टेट कमीशन के जितने भी एग्जाम है उसे ही ध्यान में रखकर बनाई गई है, ताकि आप किसी भी घटनाक्रम के विस्तार में जाएं जो आपके लिए ना सिर्फ पीटी एग्जाम में बल्कि मेंस में भी वो आपकी काफ़ी मदद पहुँचाए। इसलिए अगर आप नए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप इस चैनल को रेगुलर देख रहे हो तो लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हो तो मुझे इससे प्रोत्साहन मिलती है। आप लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें। फिर मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन, बाय।